Assalamu alaikum to all my science and chemistry lovers. My name is Bisma Askar and I am here to teach you chapter 1 of chemistry grade 10. अभी तक हमने रिएक्शन की बेसिक्स और उससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं और यहाँ तक हमें समझ आ गई है कि हमारा रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके हम इक्विलिब्रियम तक पहुँचते हैं। और फिर हमने ये भी देख लिया कि इक्विलिब्रियम तक तो हमने पहुँचना ही पहुँचना है, हम क्यों ना उधर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी प्रोडक्ट्स की अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं। आज उससे रिलेटेड थोड़ी सी टेस्टिंग है। हमारी बुक के टेस्ट योरसेल्फ 9.3 को डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलें चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो अब हम करने लगे हैं कुछ टेस्टिंग अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स की और इस टेस्टिंग में हम अपने बुक की टेस्ट योरसेल्फ 9.3 को सॉल्व करेंगे। आंसर्स बुक में नहीं लिखे हुए, इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चन मैं बोलूँगी थोड़ा सा अपने माइंड में भी ना कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिएगा। कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने से ये होगा कि एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके आंसर में लिखे होने ज़रूरी हैं। ये वाली सारी चीज़ों पे एम्फसाइज़ करने का मकसद ये है कि आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कितने पॉइंट सारे के सारे आपने आंसर में लिखने हैं, तब तक आप पेपर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर तो नहीं आपको डिक्टेट करूँगी, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट्स ज़रूर बता दूँगी कि आपने आंसर में लिखने कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इस तरह आपका एक बड़ा कंप्लीट सा आंसर बन जाएगा। तो जो आंसर्स मैं आपको यहाँ बताऊँगी उसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जो कि पेपर में आपके आंसर को कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप उन आंसर्स में वो सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर देंगे ना, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा येट अ शॉर्ट आंसर विल फॉर्म, जिसमें सारी बात पूरी तरह हो चुकी होगी और इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे देंगे। एक ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगें, बी इट अ न्यूमेरिकल और अ लॉन्ग और अ शॉर्ट क्वेश्चन और इवन एन MCQ, आप कोशिश ये करें कि आप स्टेटमेंट को सबसे पहले समझें कि आखिर उन्होंने आपसे पूछा क्या हुआ है। स्टेटमेंट को समझने के लिए स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें और स्टेटमेंट को सही तरह से अपने माइंड में रिवाइज करें कि आखिर उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है। अक्सर क्वेश्चंस हमारे गलत इसी वजह से हो जाते हैं कि स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आई होती और हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं वहाँ पे आंसर लिखने में, जिसकी वजह से फिर हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो हम टेस्ट योरसेल्फ 9.3 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि आपका रिएक्शन कितनी अमाउंट तक प्रोसीड करके है। एक्सटेंट का मतलब होता है किस लेवल तक या किस पॉइंट तक या किस हद तक वो चला गया है। अब हद तक जाने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो कहीं से स्टार्ट हो रहा है और आपका रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपके रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है। तो अगर आप अपने रिएक्टेंट्स डाल रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में, तो आपने ये देखना है एक्सटेंट में कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जितनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो आपकी एक्सटेंट है, वो पॉइंट है कि जहाँ तक आपका रिएक्शन प्रोसीड कर गया है। अगर तो जो आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीड कर चुका है, उसकी एक्सटेंट इतनी है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है। और अगर आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया और आपने देखा है कि रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बने, तो इस रिएक्शन की एक्सटेंट ये है कि इसने ज़्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया। ये इस पॉइंट तक कभी गया ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर नज़र आएँ। तो इस तरह से एक्सटेंट का मतलब होता है कि पॉइंट, वो हद क्या है, वो लेवल क्या है जहाँ तक आपका रिएक्शन प्रोसीड करके है। और एक्सटेंट हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि आपका रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ गया है कि नहीं, और इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पे है या वो कंप्लीशन पे है तो कितने प्रोडक्ट्स हैं और कितने रिएक्टेंट्स हैं। मतलब ये कि आपका रिएक्शन जितने एक्सटेंट तक चला गया है उससे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस रिएक्शन मिक्सचर के बारे में ना पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना कुछ प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, एंड इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक एंड आई एम अज्यूमिंग हियर कि आप में से मेजॉरिटी को इसका आंसर आता होगा। वही बात है कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ क्यों नहीं जाता। मैंने आपको इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो थी एनर्जी, कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर तो इतनी एनर्जी मौजूद है
कि वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट्स को, तो वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, एनर्जी। एनर्जी का मतलब ये है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है। अगर तो आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है कि वो प्रोडक्ट को तोड़ के वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। और कंप्लीशन वाले पॉइंट को हम यही अज्यूम कर रहे हैं ना कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनने चाहिए या रिएक्टेंट्स बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होने चाहिए, मतलब रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई थिंक कि अब तक आपको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि आप रिवाइज करें। हमने टेस्ट योर सेल्फ एक पीछे की थी जिसमें हमने यही क्वेश्चन पहले भी किया है कि आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि वो प्रोडक्ट्स को करेगा ब्रेक डाउन और वापस से रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। प्रोडक्ट्स टूटे और उन्होंने रिएक्टेंट बना दिया। इस तरह से आपका वो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड ही इस तरह करेगा कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन भी रहे हैं, आपका रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। आपका रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपका जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है जिसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन। जब तक ये दोनों के दोनों रिएक्शंस आपके रिएक्शन मिक्सचर में परफॉर्म हो रहे हैं, आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। बात समझ आई? आपके रिएक्शन को कंप्लीशन के लिए सारी की सारी प्रोडक्ट्स चाहिए कि जितना रिएक्शन मिक्सचर हो रहा है, जितना रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, उसमें हो ही सिर्फ प्रोडक्ट्स, तो आप कह सकते हैं कि जी मेरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ चला गया। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स बनाते ही बनाते हैं। तो क्योंकि रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और वो प्रोसेस कहीं पर रुक भी नहीं रहा, इसलिए आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ये वाली बात भी समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, विल इट गो टू कंप्लीशन एंड वाई? अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की कि हमारी Kc की वैल्यू किस किस तरह की हो सकती है। इट कैन ईदर बी अ लार्ज वैल्यू और अ स्मॉल वैल्यू, और ना तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी ना बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, मॉडरेट सी वैल्यू होगी। उस वैल्यू से हमने ये बात का अंदाज़ा लगाया कि आपका जो रिएक्शन है वो कहाँ तक पहुँचा है, कि क्या उसमें। अब सबसे पहले ना इसका आंसर लिखने से पहले हम अपने माइंड में इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि लार्ज वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं रिएक्टेंट्स में। स्मॉल वैल्यू है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बने, आपके रिएक्टेंट्स ही हैं, इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और अगर मॉडरेट सी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स भी हैं, रिएक्टेंट्स भी हैं, फिर भी वो रिएक्शन चल रहा है और इसी तरह इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc के लिए अभी अभी हमने पढ़ लिया कि कैसे हम उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, कितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं और उसका रिजल्ट क्या है। एक तो सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ़ अ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो इसका मतलब है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, विल इट गो टू कंप्लीशन। विल इट गो टू कंप्लीशन के लिए हमारी बुक में बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके एक लाइन दी हुई है, दैट वी से दैट द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, कि ये जो आपका रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही है। इस लाइन को एज इट इज़ इस क्वेश्चन में लाजमी लिखिएगा, क्योंकि यही है वो रिज़ल्ट Kc की वैल्यू लार्ज होने का जो हम बेसिकली डिराइव करते हैं। और लास्ट पार्ट है कि एंड वाई, आपका रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ क्यों है। आपका रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ इसलिए है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़्यादा है, और फिर से वही बातें रिपीट हो रही हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल को यूज़ करेंगे, और हम ज़्यादा एग्जांपल्स याद नहीं करेंगे बल्कि वही एग्जांपल्स यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन होती है तो उसमें Kc की वैल्यू क्या आती है। उससे हम इस एग्जांपल को जब यहाँ इस आंसर में लिख देंगे ना, तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि Kc की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होता है।
तो यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन लिखती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये यहाँ पे हमने करवाई है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब इस क्वेश्चन की हमने केसी वैल्यू कैलकुलेट की तो वो हमारे पास आई 2.2 इंटू 10⁻22। 10 की पावर प्लस में है, जिसका मतलब है कि 1 के बाद आप ऑलमोस्ट 22 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये वैल्यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में चली जाएगी। तो ये आपको खुद ही इससे अंदाज़ा होगा कि अगर वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, इस रिएक्शन मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, और जिसकी वजह से जो आपका रिएक्शन का रिज़ल्ट है वो ये है कि योर रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन। और इस तरह से आपका ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसकी केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है कि केसी की वैल्यू ज़्यादा होने से रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। केसी की वैल्यू से ही हमें ये सारी की सारी चीज़ें समझ लगती हैं कि कौन सा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, और किस में कंपेरेबल अमाउंट्स हैं। हमने जो केसी की वैल्यू की इंपॉर्टेंस अभी पढ़ी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसमें हमने यही देखा था कि एक तो आप उससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं और दूसरा आप उससे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हमने कोशेंट देखा, फिर उससे हमने बात की। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। तो कौन से रिएक्शन थे जो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, जिनकी केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। जब केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाती है तो वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं गया, मतलब उसने इनफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन की ही नहीं है। अब वो क्योंकि कंप्लीशन की तरफ ही नहीं गया तो इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हमने कह दिया कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपका जितने रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो भी कभी कंप्लीट नहीं होते, जिनकी केसी की वैल्यू हम कह देते हैं कि मॉडरेट हो गई है, कि आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट और रिएक्टेंट की अमाउंट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। इस कंपेरेबल अमाउंट की वजह से ये होता है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम पे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीशन का मतलब ये है कि ये एंड नहीं हो रहा यहाँ पे, ये अभी भी कंटिन्यू करेगा, बस मज़ीद प्रोडक्ट और मज़ीद रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे। ये बात समझ आई कि आपने केसी की वैल्यू से ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसकी केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो रिएक्शन बिल्कुल अभी कंप्लीशन तक तो क्या दूर की बात है, उसमें प्रोडक्ट्स ही बहुत थोड़े हैं, उसकी केसी की वैल्यू बहुत छोटी होगी। और जिसमें केसी की वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी मॉडरेट सी हो जाएगी, वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट भी बन रहा है, रिएक्टेंट भी बन रहा है और दोनों की कंपेरेबल अमाउंट है। तो आपके केसी की वैल्यू जब तक बड़ी है, आप रिएक्शन के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीशन तक पहुंच गया। योर केसी वैल्यू हैज़ टू बी either स्मॉल और मॉडरेट। इन दोनों चीज़ों से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपका रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ अभी नहीं गया। तो पता लग रहा है आपको कि कैसे हम केसी की जो अमाउंट है उसको यूज़ करके रिएक्शन के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और इस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहे वो जैसी मर्जी देते हैं, हमें पता लग गया है कि अगर सिर्फ हमें केसी की वैल्यू पता है ना, तो आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास उन्होंने कहा है कि आप जब इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं थे। आपका इक्विलिब्रियम 50% वाली अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में एट इक्विलिब्रियम जो रिएक्टेंट की अमाउंट है और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कांस्टेंट है। आपके पास एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाएंगे।
इनके कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स कम भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ में चेंज तो आ सकता है, लेकिन ये रहेंगी इतनी ही जितनी वो इक्विलिब्रियम पे पहुँच गए हैं। आपके रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल 5 हो सकते हैं और आपके प्रोडक्ट्स 10 हो सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये वाली अमाउंट्स चेंज नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में उसका रेट इक्वल हो गया और वो मज़ीद प्रोडक्ट या रिएक्टर नहीं बनाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, उसका इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं, बस इतना सा रिलेशन है कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसने कांस्टेंट हो जाना है, उसने चेंज नहीं होना। तो इस तरह से आज हमने टेस्ट योरसेल्फ के थ्रू अपने वही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ किए और इस तरह हम फाइनल तक पहुँच गए। और हम मज़ीद भी इनको रिवाइज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए इसको आप दोबारा रिवाइज़ करें और फिर हम बाद में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट योरसेल्फ 9.3 जिस तरह आपने और मैंने इकट्ठे सॉल्व किया है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि सारे का सारा कॉन्सेप्ट हमने ग्रैस्प कर लिया है और हमें समझ आ गई है कि ये रिएक्शन अब कैसे प्रोसीड करता है। कुछ क्वेश्चनिंग थी जिससे हमने जो 1-2 पॉइंट्स रह गए थे वो भी नोट डाउन कर लिए हैं, और इसके बाद वाले लेक्चर्स में अब हम तैयारी करेंगे कि हमने इन सब चीज़ों को पेपर में लिखना किस तरह है। उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम चैप्टर 1 को वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे। खैर, अभी तक हमने जो समझना था वो समझा और टेस्ट योरसेल्फ 9.3 के थ्रू हमने अपनी स्किल्स और भी बेहतर कर ली। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।